अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने स्टार्ट की हुई थी ब्लड पैथोलॉजी लेक्चर्स में से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हमने अब करने हैं। कोएगुलेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ जो मेजर चीज़ करनी है वो है मतलब इसमें से जो आता होता है इसी के, वो तो हीमोफीलिया ए ही है जो सबसे ज़्यादा आता है। वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ कभी आई नहीं है, लेकिन क्योंकि वॉन विलेब्रेंट और हीमोफीलिया जो आपका फैक्टर 8 है, जो हीमोफीलिया का फैक्टर है, उनका फंक्शन ज़रा एक साथ आपको पहले समझ आ जाएगा तो आपको हीमोफीलिया भी अच्छा समझ आएगा। इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया। इस वाली वीडियो में मैं आपको फंक्शन बताऊंगी और वॉन विलेब्रेंट डिजीज बताऊंगी, क्योंकि एमसीक्यूज वाइवा में तो कुछ भी आ सकता है। और नेक्स्ट में हम हीमोफीलिया ए कर लेंगे और उसके बाद बस एक और वीडियो रह जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नाम से पता चले कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स वो वाले हैं जिनमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर से मुराद ये नहीं कि कोएगुलेशन कहीं भी हो रही है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है ये कोई भी, तो कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलरली वो पढ़ेंगे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी वजूहत से हो सकती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बनने के प्रॉब्लम हो सकती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की मेच्योर होने, जो विटामिन के करता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हमने पढ़ा, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी आ जाती है, लेकिन हमने उन सबसे डील नहीं करना। जो हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है, विच कम्स इन आवर पेपर एंड एग्जाम्स, वो ये है कि हमारे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं तीन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें से एक है आपका वॉन विलेब्रेंट डिजीज, ये भी हेरिडिटरी इन नेचर है, इसमें आपकी इनहेरिटेड डिफेक्ट आता है। हीमोफीलिया ए है, वो आपका फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, वो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और हीमोफीलिया बी है जो कि फैक्टर 9 जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और वो भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब सारे इनहेरिटेड है। अच्छा, स्टार्टिंग अप विद दैट कि हमारे पास ये फैक्टर 8 और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर फंक्शन किस तरह करते हैं। फैक्टर 8 का तो आपको पता है, मैं फिर भी रिवाइज कर देती हूँ कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, जाहिर सी बात है कि एक पूरे पाथवे में हर स्टेप पे हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, किसी स्टेप पे कोई भी फैक्टर अगर नहीं होगा तो वो पाथवे वहीं पर रुक जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर फैक्टर 8 किसी जगह पर नहीं है तो आपका पाथवे, जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग या कोएगुलेशन है, वो नहीं पूरा हो सकता, बिकॉज फैक्टर 8 नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टर 8 का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका यही है। दूसरी हमारे पास जो बात है वो ये कि एग्जिस्ट कहाँ करते हैं फैक्टर 8, लिवर इसको बनाता है, लिवर में इसकी फॉर्मेशन होती है और विटामिन के से ही इसकी भी मैचुरेशन होती है। ठीक है, मैचुरेशन मतलब मैच्योर होने की बात कर रही हूँ, इसमें से हमें कुछ चीजें ऐड होनी होती है, बहरहाल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो लिवर में ये बनता है और लिवर में ही एंड में जब क्लॉटिंग पूरी हो जाती है, क्लॉट बन जाता है, तो मैक्रोफेजेस इसको लेके लिवर में ही जाते हैं, वहीं पर इसकी क्लियरेंस होती है। ठीक है, तो ये तो फैक्टर 8 हो गया। ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या चीज है, ये आपका वो फैक्टर है जो बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि जब आपने किसी भी जगह पर क्लॉट बनना है, सपोज मेरे पास वेसल की वॉल है और ये हो गया डैमेज और यहाँ पर अब क्लॉट बनना है, तो क्लॉट बनने के लिए उस जगह पर आपने पढ़ा होगा कि एक हीमोस्टैटिक प्लग बनता है पहले। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में, जिसको बनाने के लिए प्लेटलेट्स आते होते थे। ठीक है, तो वो प्लेटलेट पहले उसको रोकते हैं ब्लीडिंग और उसके बाद फिब्रिन डिपोजिशन होती है किसी भी पाथवे से। तो वो जो प्लेटलेट्स यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर आके ऐसे ऐसे सारे मिलकर जुड़ेंगे और इस जगह पर ऐसे बंद करेंगे इस जगह को, तो उन प्लेटलेट्स की जो एडहेजन है, जाहिर सी बात है ये अगर वेसल वॉल में डैमेज हुआ है तो इस जगह पर आकर प्लेटलेट्स ने इस जगह से एडहेर भी तो होना है, क्योंकि वेसल वॉल जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसे पूरी रप्चर होगी, हो सकता है कि वेसल की वॉल की जो ऊपर वाली लेयर है वो सिर्फ रप्चर हुई है और नीचे से वो ठीक है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आगे प्लेटलेट्स ने जो एडहेजन होनी है ना, उसमें वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पहली बात। दूसरी बात, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर आपके फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। किस तरह से, जो फैक्टर 8 है आपका, वो ब्लड में जब फ्रीली सर्कुलेट करता है तो उसमें हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल फॉर्म में है। जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है वो समझ लें कि एक सवारी दी हुई है उसने, एक गाड़ी है वो, जिसके ऊपर ये जो आपका ये फैक्टर 8 है ये आके बैठ जाता है। सपोज ये हमारी जो गाड़ी है ना, दिस इज या वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। ठीक है, ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है और इसके ऊपर यहाँ पर आके हमारा फैक्टर 8 बैठा रहता है। ठीक है, और ये फिर पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं, तो दोनों मिलके स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर अलग अलग हो जाएंगे तो जो फैक्टर 8 है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन है जो इस वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के। ये चीज क्या है, ये कहाँ से आती है, बेसिकली इसको सिंथेसाइज जो करना है वो भी आपके जो वेसल्स के एंडोथीलियल सेल्स हैं, आपको पता है ना, वेसल्स में मैंने आपको बताया कि इनर मोस्ट लाइनिंग जो आपकी ब्लड वेसल्स की होती है वो एंडोथीलियम की होती है, तो एंडोथीलियल सेल्स में ही वॉन विलेब्रेंट फैक्टर सिंथेसाइज होता है। और जो इसकी लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो जाहिर है एंडोथीलियल सेल्स अगर इसे सिंथेसाइज करें तो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर तो ये होगा ही होगा। उसके बाद ये एंडोथीलियल सेल्स के नीचे जो सब एंडोथीलियम है, यानी उसके नीचे की जो लेयर है
उसमें भी बाकायदा एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब हम कहते हैं ना, हमने बात पढ़ी थी कि हमें जब भी एंडोथीलियल इंजरी होती है यानी वेसल डैमेज होता है तो पहली लेयर ऊपर से हट जाती है, तो नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है, सब एंडोथीलियम, और सब एंडोथीलियम का वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज हो जाता है जो कि आपके फिर अगले पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। तो पहली लोकेशन है इसकी एंडोथीलियल सेल्स, दूसरी सब एंडोथीलियम है। उसके बाद ये जो प्लेटलेट्स हैं आपके पास, आपने फिजियोलॉजी के ये पाथवे में हमने पढ़ी थी कि प्लेटलेट के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स में काफी सारी चीजें होती हैं, और वो जब भी प्लेटलेट जो है वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है तो ये इस पाथवे में डिफरेंट चीजें प्लेटलेट्स में से रिलीज होती हैं जो कि क्लॉटिंग के पाथवे में काम आती हैं। तो प्लेटलेट के ग्रेन्यूल्स में एक चीज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर भी होती है, और आखिरी जो इसकी लोकेशन है वो ये ब्लड में गाड़ी वाली लोकेशन है जो कि फैक्टर 8 के साथ कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है, तो 4 इसकी लोकेशन है जहां पर ये प्रेजेंट होता है। जब कभी वेसल को ट्रॉमा होगा तो आपकी सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, मोस्ट कॉमनली यही होता है, और नीचे से सब एंडोथीलियल एक्सपोज होती है, सब एंडोथीलियल लेयर, और उसके पास होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स को एक तो जो उस जगह पर आते हैं वो यहाँ पर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपका जो हीमोस्टैटिक प्लग का प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने में भी थोड़ा सा काम करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं, वो भी कुछ रिलीज कर देते हैं। फिर प्लेटलेट्स की जो एडहेजन होनी है, जो यहाँ पर उन्होंने लगना है आके और प्लग बनाना है और खून को रोकना है, उसमें भी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट्स को एडहेयर करवाता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो प्लेटलेट्स यहाँ पर प्लग नहीं बना सकते, तो मतलब ये कि ब्लीडिंग हो जाएगी, एंड एक्चुअली इट हैपेंस। अच्छा, इसको हम टेस्ट किस तरह करते हैं, ये आपसे ना कभी कभार एमसीक्यू में पूछते होते हैं कि आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को चेक करने की क्या चीज़ है, तो रिस्टोसेटिन प्लेटलेट एग्लूटिनेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें हम रिस्टोसेटिन जो है ना, हमारे पास एक मटेरियल, एक सब्सटेंस है जिसको डाल देते हैं ब्लड में। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड में जाकर आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को भी एक्टिवेट करता है और प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि प्लेटलेट की सरफेस पे मैंने आपसे कहा था डिफरेंट तरह की हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, तो जो सब एंडोथीलियम में ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b, उसके साथ इंटरेक्शन करता है और आकर इधर उनको अपने साथ चिपकाते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने कहा प्लेटलेट की एडहेजन इसने करनी है, तो प्लेटलेट की किस चीज के साथ जुड़ना है, प्लेटलेट की जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है 1b, उसके साथ मोस्ट कॉमनली ये एडहेजन करता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो 2b/3a है उसके साथ भी करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 1b के साथ। अच्छा, रिस्टोसेटिन जब हम डालते हैं ब्लड में तो रिस्टोसेटिन का फंक्शन होगा कि ये जाके ब्लड में वॉन विलिब्रेंट, ब्लड में नहीं मतलब ब्लड का एक सैंपल लेंगे, उसमें रिस्टोसेटिन डालेंगे। रिस्टोसेटिन वहाँ पर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को और जो 1b आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है प्लेटलेट की, इनको एक्टिवेट करवाएगी, और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की 1b और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, वो जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एडहेजन का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया ना, ये एडहेसिव भी तो है, एक ग्लू टाइप मटीरियल है ये। तो जब हम क्लम्पिंग होने लग जाती है ब्लड के उस सैंपल में, टेस्ट ट्यूब में, तो हमें पता चल जाता है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर सपोज हमने रिस्टोसेटिन डाला और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ब्लड में नहीं था, हमने एक ब्लड सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और रिस्टोसेटिन डाल दिया, उस ब्लड में, उस पेशेंट में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एब्सेंट था, ये डेफिशिएंट था, तो जाहिर सी बात है अगर एब्सेंट होगा तो हम बेशक रिस्टोसेटिन डाल दें, प्लेटलेट्स कभी भी एडहेजन नहीं करेंगे क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो क्लम्पिंग नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि आइदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। अच्छा, वॉन विलिब्रेंट डिजीज आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है और मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड, आप समझ लें जो डिजीज है ना अपनी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उसमें ही आते हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग एपिसोड्स के साथ ही करते हैं, क्योंकि पेशेंट के जो आपके चोट लगती है उसमें प्लेटलेट का हेमोस्टेटिक प्लग नहीं बन पाता, बिकॉज उसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि फैक्टर डेफिशिएंट कितना है, कभी कभार ऐसा होता है कि फैक्टर बिल्कुल है ही नहीं, और कभी ऐसा होता है कि डिक्रीज्ड प्रोडक्शन है। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने इसको, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफेक्ट ऐसा आता है इनहेरिटेड के साथ फैक्टर 8 की भी डेफिशिएंसी होती है, इसी हिसाब से, इसीलिए हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए, टाइप 1 वॉन विलिब्रेंट डिजीज एंड टाइप 2। टाइप 1 क्लासिकल फॉर्म है जिसमें आपके जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है इसकी भी डेफिशिएंसी होती है, ये भी सही सिंथेसाइज नहीं होता, और साथ फैक्टर 8 की भी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे मेजर और क्लासिकल फॉर्म है जो मोस्ट कॉमनली होती है पेशेंट्स में। जो टाइप 2 है इसमें डेफिशिएंसी नहीं होती, मतलब यहाँ पर तो हमने कहा था ना कि है ही डेफिशिएंसी, फैक्टर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पूरा सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा। 2 में आपकी डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि वो जो
सिंथेसाइज हो रहा है वो ठीक सिंथेसाइज नहीं हो रहा, ठीक है, जिसको आप कह लें कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन के ज़मरे में हम लाते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही होती, लेकिन एबनॉर्मल सिंथेसिस हो रही होती है, आप ये समझ लें, ठीक है। यहाँ तो सिंथेसिस हो ही कम रही है, टाइप 1 में पूरी सिंथेसिस हो ही नहीं रही, थोड़ी हो रही है, डिक्रीज सिंथेसिस है। टाइप 2 की जो ए फॉर्म है ना, वैसे हम टाइप 2 को ये कहते हैं, कंसिडर किया जाता है कि टाइप 2 इज फंक्शनल डेफिशिएंसी। फंक्शनल डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि है सही, सिंथेसाइज पूरा हो रहा है, अगर 10 बनने थे तो 10 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पर तो ये हिसाब था ना कि अगर 10 बनने थे तो 5 बन रहे थे, यहाँ 10 बनने तो 10 ही बन रहे हैं, लेकिन 10 के 10 फंक्शन परफॉर्म करने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई फंक्शनल एफिशिएंसी है। अब 2 में जो ए टाइप है उसको कहते हैं कि दिस इज कंसिडर एज ट्रू डेफिशिएंसी। ट्रू डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो आपके मल्टीमर्स जितने इसके बनने चाहिए थे वो नहीं बन पा रहे, ठीक है। इसके डिफरेंट मल्टीमर्स का मतलब है कि डिफरेंट बाइंडिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लार्ज कुछ स्मॉल। और टाइप 2b जो है वो इस तरह होती है कि आपके जो बनते हैं मल्टीमर्स वो बहुत हाइपर रिएक्टिव होते हैं। हाइपर रिएक्टिव का मतलब है कि वो जैसे ही सिंथेसाइज होते हैं वो बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपकी वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ थी। थोड़ा सा ही ओवरव्यू हमने इसका लिए, बहुत डिटेल में नहीं किया, बिकॉज हमारे एमसीक्यूज में इसी में से बातें आ सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपसे रिस्ट्रोसिटिन पूछते हैं, बहुत वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के फंक्शंस पूछते हैं और उसकी लोकेशन पूछते हैं, ज़्यादातर यही होता है। और 2 फॉर्म जैसे क्लासिकल कौन सी टाइप 1 है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।